वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एन के अर्पण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पीएनएस द नॉलेज में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन को हमने काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की थी और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन जावा में और सी प्लस प्लस में एक जैसी है कि जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बन सके उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। लेकिन जावा में इसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा बनाया जाता है और लेकिन सी प्लस प्लस में इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाकर एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार की जाती है। मतलब कि अगर सी प्लस प्लस में हम इसका आंसर दें तो ऐसा होगा कि जिस क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। इसका मतलब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझने के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो चलिए प्योर वर्चुअल फंक्शन को समझते हैं। तो गाइस, प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस फंक्शन की क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कहीं भी बॉडी ना हो, यानी कि कोई भी डू नथिंग फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाता है। तो गाइस, बिना बॉडी का फंक्शन बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन कंपाइलर को कैसे हम ये बताएंगे कि ये एक डू नथिंग फंक्शन है। क्योंकि गाइस, शुरुआत में देखने पर तो कोई भी अकेला क्लास में डिक्लेयर वर्क कर देना फंक्शन का, वह भी तो डू नथिंग फंक्शन कहलाता है, लेकिन होता नहीं है वो एक्चुअल में, क्योंकि हो सकता है उसकी कोडिंग हम क्लास के बाहर करें। तो गाइस, कंपाइलर को यही विश्वास दिलाने के लिए कि इसकी कोडिंग ना तो क्लास के अंदर है और ना ही क्लास के बाहर है, यही क्लियर करने के लिए हम इस फंक्शन में असाइन ज़ीरो करते हैं। तो गाइस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस फंक्शन में ज़ीरो असाइन हो उसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन मानेंगे। तो गाइस, अब इसके कुछ रूल भी समझ लीजिए कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बना दिया और जिससे हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल भी होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना तो देते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी ये खासियत होती है कि किसी भी जो होती है प्योर वर्चुअल फंक्शन वाली क्लास, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम जिसे बोलते हैं, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो सर, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे तो उस फंक्शन के अलावा भी कुछ मेंबर्स होंगे उसमें, उसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए सी प्लस प्लस वालों ने कुछ नियम निकाले। तो एक तो नियम ये है कि हम जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एक चाइल्ड क्लास बनाना कंपलसरी होगा, और जिस फंक्शन को हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है उस फंक्शन की ओवरराइडिंग करना भी ज़रूरी होगा। तो वैसे दोस्तों, सी प्लस प्लस वालों ने इसको जितने भी तरीके हो सकते थे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल ना किया जा सके, वो सब तरीके के रूल बनाने की कोशिश की और इसे कॉल होने से रोकने की कोशिश की, जिससे कि इसे कॉल ना किया जा सके। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना बनाए तो कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेरेंट क्लास में का ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाए, उसमें इनहेरिट करके हम उसे कॉल कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ओवरराइडिंग का केस लिया। तो ओवरराइडिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे कि उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उस फंक्शन को कॉल ना किया जा सके। लेकिन गाइस, अभी भी हम पॉइंटर के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अगर हम जिस क्लास में ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे उस क्लास में एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना दें और उसके थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करें, तो हो सकता है ये भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पॉइंटर में स्टोर कराएं और उस पॉइंटर से हम कॉल करें। क्योंकि कंपाइलर ये देखेगा कि पॉइंटर किस टाइप का है, तो पॉइंटर एक क्लास का होगा, यानी कि जिस क्लास में हमने वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया उस क्लास में होगा, तो सिंपल सी बात है, वो उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये गलती थी। तो इसे रोकने के लिए
C++ वालों ने क्या किया कि अगर अर्ली वाइंडिंग ना हो तो पॉइंटर के थ्रू भी हम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लेट वाइंडिंग कराना ज़रूरी होता है। अब लेट वाइंडिंग कैसे होती है, तो गाइस पिछली वीडियो में हमने ये बहुत सिंपल भाषा में जाना था कि लेट वाइंडिंग कराने के लिए वर्चुअल कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। वर्चुअल फंक्शन बना दो, लेट वाइंडिंग होगी, तो इसलिए इससे वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, यानी कि जिस फंक्शन में असाइन 0 करते हैं उसे हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, इसलिए ही इसमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो सर ये तो थे प्योर वर्चुअल फंक्शन के बनाने के तौर तरीके। अब हम बात करते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है इसकी ज़रूरत क्यों होती है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो वैसे इसकी ज़रूरत कौन करना चाहेगा। तो इसको समझने के लिए हमें एक बढ़िया सा एग्जांपल समझते हैं, जिससे कि हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर एक ऐसी क्लास की क्या ज़रूरत होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता है, या हम यूं कहें कि किस कंडीशन में हम ये चाहेंगे कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस मान लीजिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या जिस कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो जिसमें सभी व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहे। उसमें स्टाफ की इन्फॉर्मेशन भी हो, सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी हो, या कर्मचारियों की इन्फॉर्मेशन हो, तो सभी की इन्फॉर्मेशन उसमें सेव हो। हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन C++ में करना चाहें तो क्लास का कॉन्सेप्ट बेस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन नाम की एक बेस क्लास बनाएंगे और उसकी कुछ ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे, एक स्टाफ के नाम की, एक कर्मचारी के नाम की, एक हो सकती है इन स्टूडेंट के नाम की। और अगर हम ऐसे ही और चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहें तो उनकी भी क्लास बना सकते हैं, बट मैं इन 3 का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो इन तीनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि स्टूडेंट का भी नाम होता है, टीचर्स का भी नाम होता है, कर्मचारी का भी नाम होता है, तो और सबका एड्रेस होता है, सबका मोबाइल नंबर होता है। तो ये चीज़ें जो सेम होती हैं वो हम बेस क्लास में स्टोर करेंगे। तो जो चीज़ें कॉमन है उन चीज़ों को हम बेस क्लास में बनाएंगे, और कुछ चीज़ें अलग अलग भी होती हैं, जैसे कि कर्मचारी की सैलरी होती है, स्टूडेंट की सैलरी नहीं होती है, बट स्टूडेंट की कुछ क्लास हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं तो वो कर्मचारी के नहीं हो सकते, टीचर्स के नहीं हो सकते, तो अपनी अपनी कैटेगरी कुछ अलग भी हो सकती है। तो देखिए बेस क्लास में जो भी हम वेरिएबल या फंक्शंस बनाएंगे वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। और अगर हमें कुछ चीज़ चाइल्ड क्लास में स्टोर करना है, जैसे कि हमने स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की, तो वो स्टूडेंट की क्लास को कॉल करेंगे ना। और अगर हमें किसी फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो फैकल्टी की क्लास में स्टोर करेंगे। ऐसे ही किसी कर्मचारी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो कर्मचारी क्लास में स्टोर करेंगे। लेकिन जो बेस क्लास है इन्फॉर्मेशन नाम की, उसमें हम किसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, तो उसमें किसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही ना। जैसे कि अगर हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन करनी है तो स्टूडेंट क्लास को कॉल करेंगे, स्टूडेंट क्लास में स्टोर करेंगे। फैकल्टी की करना है तो फैकल्टी क्लास में स्टोर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो बेस क्लास है उसमें किस क्या स्टोर करेंगे। हाँ, बनाना ठीक है, जनरलाइजेशन के हिसाब से हमने बेस क्लास बनाई, उससे हमें कोडिंग थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि कुछ सभी क्लासेस की सेम कंडीशन थी, वो हमने सिर्फ एक बार कोडिंग की, हमें बार बार अलग अलग क्लासों में कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें इससे आसानी तो हुई, लेकिन हम इसमें स्टोर क्या करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना बने, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो हम उसमें कुछ स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज इस कंडीशन में हम उस क्लास को बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अगर हम इसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर से समझने की कोशिश करें तो आप जानते हैं अकाउंट 2 तरह के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो इनमें क्या होता है कि कुछ ऐसी जानकारी होती है जो दोनों में सेम होती है, जैसे कि अकाउंट नंबर,
सेविंग में भी होता है, करंट में भी होता है। IFSC कोड सेविंग में भी होता है, करंट में भी होता है। अकाउंट होल्डर का नेम, तो ऐसी बहुत सी जानकारी जो दोनों अकाउंट में सेम होती है, तो उनको क्या करते हैं कि एक अकाउंट नाम की क्लास बना देते हैं, उसमें उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों की अलग होती हैं, जैसे कि लिमिट हो गई, वो सेविंग की अलग होती है, करंट की अलग होती है। ब्याज का परसेंटेज, ये सेविंग का अलग होता है, करंट का अलग होता है। तो जो चीज़ें सेम होती हैं वो अकाउंट नाम की क्लास में बना दिया, और जो चीज़ें अलग अलग होती हैं तो वो सेविंग में बना दिया, सेविंग से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड करंट क्लास में बना दिया। तो हमने देखा कि क्लासेस 3 हैं बट अकाउंट तो 2 हैं, करंट और सेविंग। और ज़रूरत इन्हीं दो की होती है, करंट हो सकता है या सेविंग हो सकता है, बट है दोनों अकाउंट। लेकिन किसी का सेविंग अकाउंट होता है, किसी का करंट अकाउंट होता है, बट किसी का अकाउंट अकेला तो नहीं होता ना। इसलिए हमने जो अकाउंट नाम की क्लास बनाई है, हम चाहते हैं कि इसमें तो कोई रोल प्ले होगा नहीं, इसमें तो कोई फंक्शनैलिटी होगी नहीं, इसका तो कोई यूज़ होगा नहीं। इसलिए इसमें हम चाहते हैं कि इसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना बने, जिससे कि इसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो डेटा लॉस नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है बाय चांस गलती से कोई इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दे, तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि ये सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इसलिए डेटा लॉस ना हो, इस कारण से हम चाहते हैं कि इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बने। तो ऑब्जेक्ट ना बने इसलिए हम अकाउंट क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, तो गाइस प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देने से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो गाइस आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, और आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको सब समझ में आया होगा। सो गाइस अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल थी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगा कि वीडियो बहुत अच्छी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, सो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ना सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि किसी और की भी मदद हो सके। और अगर इसमें और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।